नमस्कार विद्यार्थियों एवं मित्रों, आज के इस वीडियो के अंदर हम शुरुआत करने वाले हैं कक्षा 11 इतिहास की। जो कक्षा 11 है इतिहास विषय की हम आज प्रारंभ करेंगे, जिसकी ये बुक्स आप सामने देख रहे हो, विश्व इतिहास के कुछ विषय। ये कक्षा 11 के विद्यार्थियों के लिए इतिहास की एक ही पुस्तक है, जैसे कक्षा 12 के विद्यार्थियों के लिए इतिहास की 3 पुस्तकें यानी 3 भागों में विभाजन है, जबकि कक्षा 11 के लिए इतिहास की एक ही बुक से सारा कुछ एक ही बुक्स के अंतर्गत दिया गया है। इस बुक्स के संबंधित क्या विषय सूची है, पाठ्यक्रम से संबंधित मैंने वीडियो अपलोड कर दिया है, तो उसे आप जरूर देख ले। तो इसके आज हम अध्याय संख्या 1 को प्रारंभ करेंगे, जो समय की शुरुआत है, उस अध्याय को प्रारंभ करेंगे। लेकिन अध्याय प्रारंभ करने से पहले कुछ चीज़ें समझनी होगी। उन चीज़ों को समझने के लिए मैं कुछ आपको यहाँ फोटोज़ भी दिखाऊंगा, क्योंकि यहाँ पर समय की शुरुआत से यानी जब मानव की उत्पत्ति है उससे दिखाने का यहाँ पर प्रयास किया गया। तो हम देखते हैं कि मानव की जो उत्पत्ति है वो किसी एक ही समय में नहीं हुई थी। जैसा कि हम धार्मिक परंपराओं के अंदर देखते हैं वैसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि हमारी धार्मिक परंपराएं चाहे वो ईसाई धर्म से जुड़ी हुई हो या हिंदू धर्म से जुड़ी हुई या और किसी भी धर्म से जुड़ी हुई हो, उन धार्मिक परंपराओं में तो सृष्टि का रचयिता ईश्वर को माना गया। ईश्वर है जो गॉड है, या जिसको भी परम शक्ति के रूप में माना गया, परमेश्वर माना गया, उसको माना गया। लेकिन वैज्ञानिक इससे अलग नज़रिया रखते हैं। वैज्ञानिक कुछ अलग ही थ्योरी कहते हैं कि वो ऐसा नहीं है। वो कहते हैं कि सबसे पहले जीव जल के अंदर आया था। कहाँ पर आया था? जल के अंदर आया था। वैसे कहते हैं एक कोशिकीय जीव आया, फिर दुई कोशिकीय आया। तो इसी तरीके से यहाँ पर ये मछली का मीन से पहले जीव का जो जीवन का विकास है वो जल के अंदर हुआ था। फिर कछुए का मतलब फिर ऐसे जीवों का विकास हुआ जो जल में भी रह सकते थे और थल पर भी चल सकते थे। फिर आप सूअर देख रहे हो, जो फिर स्थल पर रहने वाले जीवों का विकास हुआ। फिर यहाँ आप वानर समूह देख सकते हो। तो फिर वो एप्स है जो उनका विकास हुआ, और उसके बाद में फिर देखे एप्स से भी आगे ये जो मतलब जो बंदर वाली एप्स वाली अवस्था, उससे मानव के विकास के अंदर यानी वो थोड़ा 2 पैरों पर जो चलना प्रारंभ हो जाता, 4 पैरों वाली स्थिति को छोड़ करके। और फिर आप यहाँ पर देखते हो कि वो कैसा शिकारी जीवन जीना व्यतीत कर देता है, यानी थोड़ा सा अच्छे ढंग का हो जाता है, जिसमें उसमें आप इसके हाथ में जो ये कुल्हाड़ी जैसा आप शस्त्र देखते हो, ऐसा शस्त्र लेकर के वो थोड़ा मतलब औजार बनाने वाला व्यक्ति बन जाता है। और उसके बाद इसके तीर कमान देखते हो, यानी उसके औजारों में फिर क्या आ जाता है, आगे चल करके विकास हो जाता है। और इससे भी आगे चल करके जो वर्तमान जो हम आधुनिक मानव है उसका विकास हुआ था। और ऐसे मानवों की हम चीज़ें जो प्रजातियां हैं, जो कुछ शिकारी संग्राहक समाज है, उसके अंदर देखते हैं। यानी मानव जो प्रारंभ में था, जिसे आधुनिक तरीके से हम सभ्य मानव देखते वैसा नहीं था। वो शिकारी संग्राहक रूप में अवस्था में आया था, और उससे वो धीरे धीरे अपने विकास करता हुआ आगे बढ़ा था। तो उससे पहले कुछ चीज़ें हमें यहाँ पर देखनी होगी। तो इन चीज़ों को मैं आपको क्लियर करना चाहूँगा। उससे पहले कुछ चीज़ें मैं यहाँ पर आपको बताऊँगा। जैसे ये विभिन्न प्रकार के ऐप्स के फ़ोटो है, यह नाम सामने लिखा, जैसे ये चिंपांजी का फ़ोटो है। जबकि इधर मैं आपको साइड में ले जाऊँगा तो चिंपांजी ये क्रम से है। चिंपांजी के बाद ये जैसे बोनोबो देख सकते हैं, ये बोनोबो का फ़ोटो है। और यहाँ पर फिर दूसरे नंबर पर हम देखते हैं ये गिब्बॉन। तो ये आप देख सकते हो गिब्बॉन नामक जो ऐप्स है। उसके बाद में यहाँ पर आप देख सकते हो गोरिल्ला। गोरिल्ले के अंदर आप स्पष्ट रूप से देख सकते हो इसका जो ऊपर का सिर है वो क्या है, थोड़ा ऊपर की ओर ज़्यादा उठा हुआ है। फिर आप यहाँ पर ये अगला जो आप देख सकते हो ओरेंगटन। तो ओरेंगटन आप समूह का देख सकते हो, इसके लाल कलर के जो शरीर पर पूरे क्या होते थे, बाल टाइप के होते थे। फिर यहाँ पर आप देख सकते हो कि ये इसका नाम भी आप साइड में देख सकते हो, ये गिब्बॉन है ना। तो ये इससे पहले की चीज़ें गिब्बॉन है। इसके बाद हम यहाँ पर आगे देखेंगे तो ये सियामंग है। इसमें यहाँ पर जो स्वर ग्रंथि इसकी देख सकते हो, ये फूली हुई थी। तो ये कुछ विकास के क्रम थे, जिसमें अलग अलग क्रम के अंदर जो क्या हुआ, इन प्राणियों का विकास हुआ था। मैं इनको आपको छोटा सा कर लेता हूँ ताकि आप सभी इनको एक साथ में क्या कर पाएँ, देख पाएँ। अब इनमें से कुछ का अलग अलग विभाजन होता है। केवल यही नहीं, यहीं से ही केवल मानव का विकास नहीं हुआ। मानव का विकास ये तो प्राइमेट्स है, इनसे काफ़ी पहले के समय, यानी जो प्राइमेट भी ये तो ऐप बताए मैंने, ऐप से भी काफ़ी पहले प्राइमेट्स का विकास हुआ। और प्राइमेट्स के अंदर खूब सारे जो अलग अलग प्रजातियों का भी विकास हुआ। हालांकि इतना हम देखेंगे तो आपको 11 कक्षा के विद्यार्थी उनके लिए इतना ज़्यादा वो कहते हैं हैवी डोज हो जाएगा। उसके बारे में इतना ज़्यादा लोडिंग हम नहीं लेंगे। लेकिन किसी में अगर अलग से मैं वीडियो बनाऊंगा मानव की उत्पत्ति
से प्रारंभ की शुरुआत था उसमें मैं आपको उसमें दिखाने का प्रयास करूंगा। यानी विभिन्न प्रकार के जो अन्य जीव जंतु, ट्रेजर्स, लेसर्स वगैरह जो भी थे उनके बारे में देखेंगे। फिर उसमें ओल्ड मंकीज आएगा, न्यू मंकीज आएगा, और फिर उसमें से फिर अलग अलग विभाजन होता है। जो फिर एप्स आएंगे, और एप्स में भी दो तरीके के होते हैं, जैसे ग्रेटर एप्स और लेसर एप। तो यहाँ पर आप जैसे देख रहे हो कि ये जो चिंपैंजी है, ये बोनोबो है, गोरिल्ला है, आप समझ रहे हो ना। बोनोबो है, चिंपैंजी है, बोनोबो है, गोरिल्ला है, और ये ओरंगेटन है। ये ग्रेटर एप्स में आता है, और इस ग्रेटर एप्स में मनुष्य भी शामिल है। इसमें क्या शामिल है? मनुष्य भी शामिल है, क्योंकि चिंपैंजी से जो अगली अवस्था आई, जैसे इस बंदरों से, एप्स से जो विकास हुआ, बंदर तो नहीं, वानर कहते हैं इसको, तो इससे जब विकास हुआ तो आगे चल करके मानव इसी चरण से क्या हुआ, निकला था। यहाँ पर जैसे आप छोटे से इस क्षेत्र में देख सकते हो, यहाँ से धीरे धीरे 4 पैरों पर ही चलता था, फिर 2 पैरों पर चलना खड़ा हुआ, फिर थोड़ा इस टाइप से, फिर सीधा खड़ा चलना हुआ, और धीरे धीरे चल करके फिर ये शिकारी संग्राहक अवस्था में पहुंचा। और ये लास्ट स्टेज आप देखते हो जो आधुनिक मानव की हमें जो देखने को मिलती है। जैसा कि प्रजाति से संबंधित सिद्धांत चार्ल्स डार्विन ने अपनी पुस्तक के अंदर दिया था, जिसके बारे में हम आगे आज के इस चैप्टर के अंदर क्या करने वाले हैं, जानने वाले हैं। यानी वैज्ञानिक क्रम का जो सिद्धांत है, किस तरीके से मानव का विकास हुआ, वो यहाँ पर दिया गया है। इसके अलावा यहाँ एप्स के 2 समूह हैं, और आप यहाँ ध्यान से देखिए, ये गिब्बन और सियामन। इसे लेचर एप के नाम से जाना जाता है, लेचर एप्स के नाम से जाना। लेचर मतलब छोटे समूह के, और वो ग्रेटर यानी बड़े वानर जो। तो इस तरीके से अलग अलग थोड़ा सा हम यहाँ पर कुछ चीज़ों के बारे में भी हम देखेंगे। जैसे यहाँ देख पा रहे हो आप, ये आपको यहाँ पर लिखा है फॉसिल्स। जो फॉसिल्स यानी जो जीवाश्म मिले हैं, तो जीवाश्म के बारे में भी इसमें हम अध्ययन करने वाले अध्याय में, तो उससे पहले आपसे परिचित करवा दें। अब देखो यहाँ पर दिखा, तो ये क्या है, एक चट्टान के अंदर। तो कोई जीवाश्म जब चट्टान के अंदर दब जाता है, तो वो फिर उसमें चट्टान, परतदार चट्टानों का जमाव हो जाता है, तो उस जीव का जो आकृति है, या उसका कह सकते हैं कंकाल उसमें दब जाता, तो वैसी की वैसी आकृति हमें चट्टानों के अंदर मिल जाती है। तो ये चट्टान का जो जीवाश्म है, कुछ कहीं दबे जीवाश्म जो इस टाइप के भी हमें कंकाल के रूप में, उसके शरीर के रूप में प्राप्त होते हैं। जैसे राजस्थान के अंदर आकलवुड फॉसिल पार्क है, जहाँ वृक्षों आदि और समुद्री प्रजातियों से संबंधित देखने को मिलते हैं। तो ये विश्व के हर कोने में अलग अलग तरीके से देखने को मिले। और यही जो मैंने अभी आपको बताया, थोड़ा जूम कर लेता हूँ, यही जो डार्विन वाली अवस्था थी, जो डार्विन ने कहा था मानव का विकास हुआ, वो कर्मिक रूप से हुआ। यानी यहाँ वो वानर था, वानर जो 4 पैरों पर चलता था, फिर धीरे धीरे वो यहाँ पर 2 पैरों पर चलना प्रारंभ हुआ, तो उसके दोनों हाथ क्या हो गए, फ्री हो गए। और फ्री होने के बाद फिर क्या किया उसने, जो फ्री होने के बाद इनके और इनके हाथों में देखिए संरचना में, जो इनको पेड़ पर, ये फ्री प्ले हुआ लेकिन अभी भी पेड़ पर रह रहा था, जो हम आगे पूरा डिटेल से देखने वाले हैं इसके जो सेकंड पार्ट के अंदर। और ये हाथ फ्री हुए तो क्या हुआ, फिर उसने इनसे हथियार बनाने का काम किया, तो फिर ये थोड़ा और विकसित हुआ, तो ये शिकारी संग्राहक अवस्था के अंदर पहुंच गया यहाँ पर। और यहाँ से फिर वो कृषि करना वगैरह प्रारंभ कर दिया, तो धीरे धीरे उसका विकास हुआ। ये है जो आधुनिक मानव हम देखते हैं, जब उसने वस्त्र वगैरह पहनने सीख लिए और सभ्य तरीके से अपना जीवन व्यतीत। यहाँ तक तो वो अपना शरीर भी नहीं ढकता था, और यहाँ पर आते हुए उसने जो भी शाल वगैरह कैसे भी तरीके से अपना थोड़ा बहुत अंगों को ढकना क्या कर दिया था, प्रारंभ कर दिया था। तो ये कुछ चीज़ें थी। और ये जो फोटोज आप कुछ देखते हो, ये जो चित्रकारियाँ मिली है हमें उस प्रारंभिक मानव की, जिसमें वो शिकार करा, जैसे यहाँ तीर वगैरह चला रहा है, तो उसके शिकार के दृश्यों के यानी उसकी कलाकृतियों का हमें अंकन देखने को मिलता है। अब इससे पहले पाठ की शुरुआत से पहले थोड़ा इस चीज़ को हम देख लेते हैं। यहाँ से ये मानव विकास का कुछ क्रम है, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया उसी से संबंधित है, तो इसी में हम देखेंगे। तो पहला यहाँ पर इंग्लिश में, लेकिन मैं आपको हिंदी में भी बताता हूँ। इसको हम कहते हैं होमोनोइड, होमोनोइड्स। तो होमोनोइड्स आगे चल करके इन 2 शाखाओं में बढ़ गया। तो एक ये जो शाखा थी वो थी होमिनिड, और दूसरी यहाँ पर शाखा जो थी उसका नाम था हाइलो। ये होमिनिड्स है, और ये जो शाखा थी यहाँ पर, इस वाली शाखा का नाम है, ये आप इसे कह सकते हो हाइलोबैट्स। ये हाइलोबैट्स के अंदर बन गया। यानी इधर वाली शाखा जो क्या बनी थी, वो होमिनिड्स बन गई, और इधर वाली जो शाखा है, जो ये वाली शाखा है, वो हाइलोबैट्स बन गई। अब यहाँ पर ये जो होमिनिड्स है, ये आगे चल करके 2 शाखाओं में
बन गए थे। यहाँ ध्यान रखना कि जो हाइलोबिड से जिसके अंदर क्या था, जो लेसर एप्स आते थे, जो दो हमने लेसर एप्स देखे थे, कौन से लेसर एप्स, जो यहाँ पर मैं आपको अलग कलर से लिख देता हूँ। जैसे दो लेसर एप्स हमने देखे थे, एक तो था हमारा गिब्बोन, तो इसमें एक तो गिब्बोन आएगा, और एक जो सियामंग हमने देखा था, सियामंग। तो ये लेसर एप्स किस में आएंगे, इस समूह के अंदर आएंगे यहाँ पर। अब हम देखते हैं इसमें फिर होमिनोड्स आगे किस में बढ़ा, होमिनिड्स से ये किस में बना, ये भी दो में, एक तो होमिनिन, इसको हम ऐसे लिख देंगे होमी, हिंदी में आप लिखोगे होमिनिन में बन गया। और दूसरा ये समूह था, वो समूह था पोंजिन, पोंजिन समूह के अंदर ये क्या हो गया, बढ़ गया। तो इसी जो पोंजिन समूह है, इस समूह के अंदर एक और जो ग्रेटर एप्स समूह का ही सदस्य था, जिसे हम पोंगो कहते हैं, या जो यहाँ पर लिखा भी गया है पोंगो। अब ये पोंगो हम कह सकते हैं इसको, या फिर इसको हम ओरिंगटन, जो अभी हमने फोटो देखा था ओरिंगटन, वो वानर समूह का जो सदस्य था, वो इसके अंदर पोंगो के अंदर या ओरिंगटन के नाम से यहाँ पर विकसित हुआ। और यहाँ पर जो होलोबेटिस के अंदर जो हमने यहाँ समूह देखा था, इसी समूह के अंदर जो लेचर एप्स के दो सदस्य क्या थे, वो शामिल थे। अब यहाँ पर जो होमिनिन है वो आगे चल करके दो और भागों में बंट गया। यहाँ पर थोड़ा और बड़ा कर देते हैं हम इसमें, तो वो और दो बड़े समूह में बंट गया। किस में बंट गया, होमिनिन। तो ये जो सदस्य था वो दो भागों में, एक तो होमिनिनी किस में बन गया, इसको मैं हिंदी में लिख देता हूँ, होमिनिनी में बंट गया। और दूसरा इसमें जो था वो गोरिली, ऐसे हम इसको लिखते हैं, गोरी ल आदा ली नी, तो इसमें बंट गया। अब यहाँ पर क्या था, गोरिलिनी का सदस्य कौन बन गया था, गोरिल्ला, जो हमने यहाँ पर यह साइड में देखा था, यहाँ पर जैसे ये देखते हो ये गोरिल्ला, तो ये गोरिल्ला इसी परिवार का क्या था, सदस्य था। अब फिर आप होमिनिनी आगे चल करके क्या बन गया, फिर से दो जो भागों में डिवाइड हो गया। एक तो हम कहते हैं होमो, और दूसरा ये बन गया था पेन में, एक तो होमो में, पेन में। अब पेन में दो समूह आते हैं, जो दो क्या, एक तो जो अभी हमने देखा था चिंपैंजी, जो ये फोटो आप देख रहे हो ये चिंपैंजी का, ये चिंपैंजी, और दूसरा बोनोबो, बोनोबो। तो ये दोनों आ गया। बोनोबो कौन सा था, हमने यहाँ पर देखा था ये वाला, ये है जो साइड में ये वाला बोनोबो है। तो ये दो श्रेणी में यहाँ पर इसका क्या हो जाता है, विभाजन हो जाता है। और जो होमो है, इस होमो की इस अध्याय के अंदर हम शाखा पढ़ेंगे। इस होमो का आगे विकास होता है, जिसमें ऑस्ट्रेलोपिथेकस देख सकते हैं, होमो नीडरथल देख सकते हैं, होमो इरेक्टस देखेंगे, होमो हाइड्रोथेल्सिस देखेंगे। ये खूब सारी जो चीज़ें हैं वो हम आगे जो अगले वाले पार्ट है उस होमो की प्रजातियों के अंदर हम देखने वाले हैं। और जो आधुनिक मानव है जिसे हम होमो सैपियंस के नाम से जानते हैं, होमो चैम्पियंस उसके नाम से जानते हैं, जिससे आधुनिक मानव यानी होमो की भी खूब सारी जो प्रजातियां हैं वो आगे क्या होगी, विकास होगी। तो इस तरीके से क्या होगा, ये अलग अलग विकास हुआ, यानी मानव का एक विकास का क्रम है। वो प्रारंभ में होमोनोइड्स था, होमोनोइड्स दो भागों में बढ़ गया, होमोनिड्स, और फिर में हाइलोबैटिड्स में बढ़ गया, और हाइलोबैटिड्स से आगे किस में आ गया, जो हाइलोबैट्स में बढ़ गया। और हाइलोबैट्स में दो आते हैं, गिब्बोन और सियामन। फिर हम देखते हैं कि होमिनोइड्स से वो दो भागों में बढ़ गया, एक तो क्या था, होमिनिड्स था, और दूसरा था पोंजिन। पोंजिन्स के अंतर आते ओरंगटनसिया, जिसे हम पोंगो के नाम से जानते। फिर होमोनिड्स दो भागों में बढ़ गया, होमिनिनी और गोरिलिनी में, और गोरिलिनी में कौन सा आता है, गोरिल्ला। फिर होमिनिनी आगे चल करके दो भागों में बन गया, एक तो होमो और एक बन गया पेन में। पेन में कौन से आते हैं, चिंपैंजी और बोनोबो, जो किस में आते हैं, पेन के अंदर आते रहो। होमो से आगे जो मानव का विकास का क्रम चल रहा था, अब मानव वानर की, होमो के अंदर जो वानर की जो अवस्था थी उससे मानव थोड़ा थोड़ा क्या होने लगा, अलग होने लगा, जिसका विकास क्रम हम आगे जो मनुष्य की उत्पत्ति विकास क्रम दूसरे चैप्टर के अंदर हम क्या करेंगे, उसको देखने का प्रयास करेंगे। तो ये चीज़ें आपने क्लियर रूप से देख ली होगी। अब हम वापस चल लेते हैं किताब के ऊपर। अब हम अध्याय 1 को प्रारंभ करेंगे। अध्याय जो या एनसीईआरटी में आपके विषय के नाम से जाना जाता है, समय की शुरुआत। इसके अंदर हम देखेंगे, थोड़ा इसको जूम कर लेता हूँ। उससे पहले यहाँ पर कुछ चीज़ों को हम स्पष्ट करेंगे। जैसा कि मैंने आपको फोटोज़ में भी बताया था, जीवाश्म यानी फॉसिल शब्द, ये एक अत्यंत पुराने पौधे, जानवर या मानव के उन अवशेषों या छापों के लिए प्रयुक्त किया जाता है, जैसे कि मैंने पहले फोटो में बताया, जो एक पत्थर के रूप में बदलकर अक्सर किसी चट्टान में जमा हो जाते थे। जो मैंने फोटो में बताया किस तरीके से चट्टान के अंदर वो चिपक जाते थे और फिर लाखों सालों तक उसी रूप में क्या करते थे, पड़े रहते थे। मैं फिर से आपको वहाँ ले चलता हूँ। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हो, ये इसमें
तो ये चट्टान के अंदर किस तरीके से जम गया, उसी जमाव को दर्शाया गया है। ठीक है ना, तो इस तरीके से ये जो फॉसिल्स हैं ये जो हमने पूर्व में भी देखे थे। फिर दूसरा जो शब्द है हमारे काम का, ये बहुत आपको नोट डाउन भी करना है। इसमें जो प्रजाति या स्पीसीज के बारे में पढ़ेंगे, जो जीवों का एक ऐसा समूह होता है जिसके नर और मादा मिलकर क्या करते हैं, बच्चे पैदा कर सकते हैं और उनके बच्चे भी आगे प्रजनन कर सकते हैं, यानी प्रजनन करके यानी संतान उत्पन्न करने में क्या होते हैं, समर्थ होते हैं। और एक प्रजाति विशेष के सदस्य दूसरी प्रजाति के सदस्यों से संभोग करके बच्चे पैदा नहीं कर सकते। मतलब जैसे एक जैसे इंसान या जानवर देख लेते हैं, या ऐसे जो अन्य जानवरों के अंदर जो अलग अलग वर्ग के समूह है वो आपस में क्या कर सकते, प्रजनन नहीं कर सकते, वो बच्चे पैदा नहीं कर सकते। जैसे हम देखते हैं तो गाय होती है तो उनकी अपनी प्रजातियां होती है, वो उन्हीं से ही प्रजनन कर सकते हैं। तो इस तरीके के समूह को उन्होंने स्पीसीज के नाम से इन्होंने जानने का प्रयास किया, इन्हें प्रजाति के रूप में क्या किया, स्पष्ट किया। और वो प्रजातियां किसकी थी, प्रारंभ में जैसे प्राइमेट्स थे, प्राइमेट्स के बाद एप्स के यानी वानर के रूप में आए, और फिर मानव में भी वर्तमान में देखने को मिलती है। और हर देखते हैं जैसे चाहे वो हिरण हो, चाहे गाय भैंस, तो हर प्रकार की जो प्रजाति वर्तमान में भी हम देखते हैं तो वो इसी तरीके उन सबको प्रजाति कहा जाता है। क्यों, क्योंकि उनमें एक ही प्रजाति के नर और मादा मिलकर के क्या करते हैं, बच्चे पैदा करते हैं यानी प्रजनन करते हैं। वो अपनी प्रजाति से हटकर अन्य प्रजाति के साथ के नर और मादा मिलकर के बच्चे प्रजनन नहीं कर सकते। तो यही बात को ये खास विशेषता है कि प्रजाति या स्पीसीज क्या होती हैं। अब हम यहाँ से प्रारंभ करने का प्रयास करेंगे जिसमें हम अध्याय को आगे समझेंगे। तो इस अध्याय में इस बात की चर्चा हो गई है कि मानव कब और किस रूप में सर्वप्रथम आया। इन सबसे पहले मानव कैसे आया था इस धरती पर, उसका कैसे उद्भव हुआ, उसके बारे में हम यहाँ पर विचार करेंगे। ऐसा समझा जाता है कि कदाचित आज से 56 लाख वर्ष पहले पृथ्वी पर ऐसे प्राणियों का प्रादुर्भाव हुआ जिन्हें मानव कह सकते, यानी ऐसा प्राणी आया जिससे हम मानव कह सकते हैं, लेकिन वर्तमान जो मानव देखते वो नहीं। इसके बाद में आदि मानव के कई रूप बदले और कालांतर में लुप्त भी हो गए आए, और वो क्या हो गया, समाप्त हो गया। ये सब हम आगे देखने वाले हैं। आज हम जिस रूप में मानव को देखते हैं वो हमने आगे आधुनिक मानव का, जिसको हमने ये आगे एक शब्द पढ़ेंगे, होमोसेम्पियंस। होमोसेम्पियंस, तो ये जो आधुनिक मानव है वो क्या है, होमोसेम्पियंस है। वैसे लोग 1,60,000 साल पहले पैदा हो गए और लगभग 8,000 ईसा पूर्व तक मानव इतिहास के इस लंबे अरसे के दौरान, ये जो लंबा समय पीरियड है, टाइम पीरियड है, अरसे के दौरान ये लोग दूसरों के द्वारा या तो जो आपसी संघर्ष उस संघर्ष में दूसरों द्वारा, यानी इनके भी अलग अलग समूह में झगड़ा हुआ होगा, या किसी जानवरों द्वारा, या किसी प्राकृतिक आपदा द्वारा, या फिर अपनी मौत खुद मरे जो प्राणियों के शरीर से मांस निकाल कर खाते थे। मतलब अब देखो ईसा पूर्व का मतलब है, जैसे हम जीरो ले लेते हैं तो जीरो के बाद में जैसे 1 ईस्वी होता है, 2 ईस्वी होता है, वैसे आज चल रहा है हमारा 2021 ईस्वी। और इससे ये ईस्वी मतलब जो 0 ईस्वी मतलब ईसा का जो टाइम पीरियड है उससे माना जाता है। और इससे पहले का जो है 1 ईसा पूर्व, इसको माइनस में लिखेंगे, फिर हम 2 ईसा पूर्व, तो ऐसे का समय तो 8,000 वर्ष पूर्व, यानी वर्तमान समय में देखेंगे 2021 आप जोड़ ले तो लगभग माना जाता 10,000 वर्ष, 10,000 वर्ष पहले की यहाँ पर क्या हो रही है, बात हो रही है। तब मानव क्या करता था, मानव कैसे होता था, प्रकृति पर जीवन करता था, उसके भोजन के क्या तरीके थे उसके बारे में यहाँ पर बताया गया। तो उस समय का मानव क्या करता था, दूसरों के द्वारा मारे गए, यानी कोई जंगली जानवर है मार देता था। जैसे आज हम देखते हैं कि शेर किसी को मार देता है, या बिल्ली या कोई भी अन्य जंगली जानवर दूसरों को मार देता, वो अपना पेट भर लेता है या फिर उसको मारकर ऐसे ही छोड़ देता है, तो उन जानवरों को खाता था, या अपनी मौत खुद ही मरे। जैसे कोई प्राणी होता था उसका जीवन काल पूरा हो गया, या फिर किसी कहीं से गिर गया, या और किसी तरीके से वो मर गया, तो वैसे प्राणियों के शरीर से मांस निकाल कर क्या करता था, उसमें से खुरच लेता था। ये सारे आगे अध्याय में मैं बताऊंगा किस तरीके से वो खुरच कर निकालता था। और जानवरों का शिकार या फिर जानवरों का शिकार कर लेता था, जैसे कि इससे संबंधित मैंने एक फोटो भी आपको दिखाया था। तथा पेड़ पौधों से कंदमूल, ये बढ़िया थी, वो जंगल के अंदर घूमता था, पेड़ पौधों के कंद मूल निकाल लेता था, फूल निकाल लेता था, उनके बीज बटोर लेता था, यानी कंद मूल निकाल लेता था, उनके फल खा लेता था। जैसे आज देखते हैं जंगलों के अंदर खूब सारे पेड़ों के फल लगते हैं, और कुछ चीज़ें जैसे आज हम देखते हैं कि ये शकरकंद है, जैसे गाजर मूली जैसे जो कंद मूल होते हैं ज़मीन के अंदर, तो उनको निकाल कर खोद कर खा लेता था, और पेड़ों पर लगे फलों को खा लेता था। कुछ ऐसे पेड़ों के जो बीज होते थे जिन बीजों को खा करके अपना भरण पोषण कर लेता था।
अपना पेट भरने के लिए क्या करता था, इनका प्रयोग करता था, बटोरता था, इन उनको एकत्रित करता था, उनको ढूंढता था, ढूंढ कर उनको प्राप्त करता था। धीरे धीरे उन्होंने पत्थरों से क्या कर दिया, औजार बनाना सीख लिया। जैसे उनकी ज़रूरतें, काफ़ी सारे ऐसे बीज होते थे, जैसे आप एक बादाम का आप ले सकते हो, तो बादाम अगर आपको खाने तो ऊपर से जो कठोर कवर है उसको आपको तोड़ना पड़ेगा, और कोई मांस वगैरह जैसे जानवरों को लाना तो उसको खुरच कर निकालना पड़ेगा। तो ऐसे उसको जैसी जैसी आवश्यकता थी उस आवश्यकता के हिसाब से उसने औजार बनाना प्रारंभ किया, ताकि जानवरों का जो मांस है उसको चीर फाड़ करके उसको खा सके, या फिर जो कंद मूल वगैरह उनको ज़मीन से निकाल सके, या ऐसे कठोर सतह वाले जो होते हैं बीज, उनसे अपना जो बीज क्या कर सके, उनसे फलों से बीज प्राप्त कर सके। आपस में उसने फिर धीरे धीरे बातचीत करना भी सीख लिया था, क्योंकि शुरुआत में वो एकदम से बातचीत करना नहीं सीखा था। हो सकता है प्रारंभ में उसने संकेतों से या हाव भाव से वो समझता होगा, और धीरे धीरे उसने बातचीत करना सीख लिया। हालांकि आगे चलकर आदमी ने भोजन जुटाने के कई और तरीके अपना लिए, जिनके बारे में हम आगे पूरा डिटेल से पढ़ने वाले कि कौन कौन से तरीके उसने अपनाए थे। पर शिकार यानी जो दूसरे जानवरों को मारना, और संग्रह करना मतलब इधर उधर से खाने की चीज़ें तलाशना और बटोरना, यानी ढूंढना, घूम घूम करके जो जंगल वगैरह से चीज़ें वगैरह जो भी है उसको क्या करोगे, वो ढूंढेगा और फिर उसको क्या बटोरना मतलब उसको एकत्रित करेगा, करने का तरीका चलता रहा। आज भी दुनिया के कुछ भागों में ऐसे शिकारी संग्राहक समाज, जिसे हम कहते हैं हंटर गैदर सोसाइटीज, जो क्या करते हैं, शिकार और संग्रहण से ही भोजन की व्यवस्था करते हैं। इसी अध्याय के अंदर हम आगे एक हादसा जनसमूह के बारे में पढ़ने का प्रयास करेंगे, जो क्या है, एक शिकारी संग्राहक समाज है। तो ऐसे ही कुछ शिकारी संग्राहक जो क्या करते हैं, जानवरों का शिकार करके अपना जो भोजन और निर्माण करते हैं, या फिर संग्रहण करते हैं। संग्रहण मतलब चीज़ों को एकत्रित करना, जैसे यहाँ ऊपर दिया है ना, इधर उधर से वो खाने की चीज़ें तलाशने या जो बटोरने का तरीका, उसे ही क्या करते हैं, संग्रहण कहते हैं। इसलिए हम ये सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि आज के इन शिकारी संग्राहक लोगों की जीवन शैली का अध्ययन करने से हमें अतीत के बारे में कुछ जानकारी मिल सकती है। जैसे कि हमने कक्षा 12 वाले पार्ट में भी देखा था, जो लास्ट अध्याय था, उसके लास्ट के अंदर ये बात थी कि ज्ञात से अज्ञात की ओर जाना। तो वैसे ही यहाँ पर इतिहासकार जो है, या फिर आर्कियोलॉजिस्ट हैं, या और कोई भी जो है जानने का, या नरवंश वैज्ञानिक है, वो जानने का प्रयास करते हैं किससे, ज्ञात से अज्ञात के, यानी जिनके बारे में वर्तमान में हम जानते हैं उनसे जो पूर्व की जो मानव की जो अन्य पीढ़ियाँ थी उनके बारे में जानने का प्रयास करेंगे। ऐसे ही हम आगे देखेंगे हाजा जनसमूह, जो वर्तमान में शिकारी संग्रह अवस्था में रहता है। ऐसे भारत की बात करें तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह में भी ऐसे कुछ समूह रहते हैं, अफ्रीका में भी ऐसे कुछ समूह रहते हैं, जो अपने ब्राज़ील वाला क्षेत्र है उसमें भी कुछ ऐसे ही समूह रहते हैं। तो उन समूह से क्या करते हैं, वो समझने का प्रयास करते हैं, उनका अध्ययन करते हैं, ताकि जो उससे पहले के जो शिकारी संग्राहक समाज रहे होंगे उनकी जीवन शैली की तुलना करेंगे, उनके अध्ययन के बारे में कुछ जानकारी मिले। आज हमें आदि मानव के इतिहास की जानकारी के लिए मानव जीवाश्मों यानी फॉसिल्स, जो हमने ऊपर देखा था, और पत्थर के औजार, यानी मानव ने सबसे पहले अपनी जरूरत के क्या थे, प्रकृति के नज़दीक थे, बाकी किसी धातु से वो परिचित नहीं था, वो पत्थरों के बीच में रहता था, पत्थरों के टुकड़े मिले तो उनसे अपने हथियार के रूप में प्रयोग किया, जो हम आगे देखने वाले हैं। गुफाओं की चित्रकारियों में खोजे, जो मैंने अध्याय की शुरुआत में बताया था। हमें इनमें से प्रत्येक खोज का अपना इतिहास है। अक्सर ही जब ऐसी चीज़ें खोजें सर्वप्रथम, यानी सर्वप्रथम मतलब सबसे पहले की गई, तो अधिकांश विद्वानों ने इसे मानने से इनकार कर दिया कि ये जीवाश्म आरंभिक मानवों के, जो शुरुआती मानव थे उनके जीवाश्म है, ऐसा उन्होंने माना ही नहीं। लेकिन बाद में धीरे धीरे समय के अंतराल में जब और खोजें होती गई तो विज्ञान जो विद्वान है उन्होंने इसे स्वीकार कर लिया। उन्हें आदिकालीन मानव द्वारा पत्थर के औजार मतलब जो हथियार वगैरह या उपकरण कह सकते हैं, और रंग रोगन बनाए जाने की योग्यता के बारे में सकता कि वो ऐसे औजार नहीं बना सकते, उसका कहाँ इतना दिमाग होगा, उनका बौद्धिक विकास इतना नहीं हुआ होगा, तो इस तरीके का औजार वो किस तरीके से बनाए गए होंगे, उनके हाथों का भी इतना विकास नहीं हुआ होगा। तो वो रंग रोगन, जैसे मैंने आपको एक फ़ोटो बताया था इस अध्याय के शुरुआत में जब मैं ऐप्स के बारे में समझा रहा था, तो उस समय किस तरीके से शिकार करते उसने फ़ोटो बनाए, उसमें रंग भी भर दिया था उन्होंने। तो इससे उसकी योग्यता के बारे में इन विद्वानों को सकता। एक अरसे के बाद यानी थोड़ा समय गुजरने के बाद में इन जीवाश्मों यानी फॉसिल्स, औजारों और चित्रकारियों को सच्चे महत्व को, यानी इनका जो वास्तविक महत्व है उसको स्वीकार कर लिया गया। विद्वानों ने मान लिया कि वास्तव में मानव ने उस समय इतना प्रोग्रेस कर लिया था। मानव का विकास कर्मिक रूप से हुआ है, मतलब स्टेप बाय स्टेप उसका क्या हुआ, विकास हुआ। और इस बात का साक्षी हमें मानव की उन प्रजातियों यानी स्पेसीज के जीवाश्मों से मिलता है जो अब क्या हो चुकी है, लुप्त हो चुकी है। ऐसे कुछ जीवाश्मों के बारे में हम आगे देखने वाले। इनकी कुछ विशेषताओं या शारीरिक लक्षणों के आधार पर मानव को भिन्न भिन्न प्रजातियों में बांटा गया। जैसे ऊपर हमने एप्स यानी जो वानर समूह देखे थे,
तो उसमें जैसे चिंपैंजी की अलग व्यवस्था, जो अलग शारीरिक संरचना थी, उनके अलग शारीरिक लक्षण थे। हमने बोनोबो देखा, उसके शारीरिक लक्षण अलग थे। ओरेंगटन देखा, उसके अलग थे। यानी हर, जो हमने गिब्बन देखा था या सियामन देखा था, उन सब के जो शारीरिक लक्षण है, उनकी शारीरिक विशेषता है, वो अलग अलग टाइप की है। और वैसे हम आगे हम देखने वाले हैं, तो विशेष रूप से हम जो अन्य जो होमो की जो प्रजातियां अभी आगे हम पढ़ने वाले अगले जो पार्ट के अंदर, उनमें उनकी अलग अलग विशेषताओं को देखेंगे, अलग अलग शारीरिक लक्षणों को देखेंगे, और इन्हीं के आधार पर इनको मानव का जो शुरुआती मानव है उसको भिन्न भिन्न यानी अलग अलग प्रजातियों के अंदर हमने क्या किया था, बांटने का कार्य किया था। जीवाश्मों की तिथि का निर्धारण प्रत्यक्ष रासायनिक विश्लेषण द्वारा अथवा उन परतों या तलछटों के काल का परोक्ष रूप से निर्धारण करके किया जाता था जिनमें वे क्या हुए थे, दबे हुए थे। मतलब क्या था, अब जीवाश्म यानी फॉसिल्स कितने समय पुराने हैं, उनकी तिथि यानी उनकी डेट्स है, उनका निर्धारण, उनके काल क्रम का जो निर्धारण है उसका कैसे किया जाएगा, तो उसके बारे में इन्होंने बताया कि एक तो प्रत्यक्ष रासायनिक जो विश्लेषण है उनके द्वारा किया जाता है। जैसे कि हम देखते हैं एक कार्बिंग डेटिंग पद्धति है, जिसको कार्बिन 14 पद्धति के नाम से हम जानते हैं, जिसके द्वारा हम देखते हैं कि 50,000 से लगाकर 80,000 वर्ष तक की पहले की जो कार्बनिक सामग्री है, जो पुरातात्विक चीज़ें, कार्बनिक सामग्री के अंदर जो पुरातात्विक चीज़ें हमें मिली है, जैसे पेड़ पौधे हैं, जीव वगैरह हैं, तो उनके बारे में हम क्या करते हैं, इनसे कालक्रम निर्धारित कर सकते हैं। लेकिन अगर 50 से 80,000 वर्ष से पहले की अगर कालक्रम का हमें निर्धारण करना हो, जिनमें मुख्य रूप से अकार्बनिक सामग्रियां होती है, उनका हमें कालक्रम निर्धारण करना, तो उसके लिए एक विधि होती है थर्मोल्यूमिनेसेंस। यहाँ लिख देता हूँ, थर्मोल्यूमिनेसेंस, ये विधि होती है जिससे हम कहते हैं उष्मादीप्ति की विधि। ये उष्मादीप्ति की विधि क्यों कहते हैं, क्योंकि इसमें पदार्थों को 500 डिग्री सेल्सियस पर क्या किया जाता है, गर्म किया जाता है। तो 500 डिग्री सेल्सियस पर इनमें क्या किया जाता है, गर्म किया जाता है, और उसके बाद में उन जो अकार्बनिक सामग्रियां, उनकी जो आयु है, उन आयु का यानी उनके कालक्रम का क्या किया जाता है, निर्धारण किया जाता है। ऐसी बहुत सारी विधियां, जैसे पोटेशियम आर्गन विधि भी है, जिसमें क्या किया जाता है, 1 लाख से अधिक पुरानी जो ज्वालामुखी चट्टानें हैं उनके बारे में जानकारी मिलती है। जैसे क्या होता है, ज्वालामुखी, जैसे हम लावा कहते हैं, लावा चट्टानें भी इसे कहते हैं, जो धरती से एक मैग्मा, जैसे ज्वालामुखी उद्गार होता है, मैग्मा के रूप में धरती पर आता है, और उसमें फिर ठंडा होकर वो लावा के रूप जम जाता है, और उससे चट्टानों का क्या हो जाता है, निर्माण। तो इसके लिए जो पोटेशियम ऑर्गन विधि का प्रयोग किया जाता है। ऐसे ही खूब सारी और भी कालक्रम निर्धारण की विधि है, उनके बारे में कभी समय मिला तो अलग से वीडियो बनाकर उसमें आपको समझाने का प्रयास किया जाएगा डिटेल से। लगभग 200 वर्ष पहले सर्वप्रथम जब ऐसी खोजें की गई, तो अनेक विद्वान ये मानने को तैयार नहीं थे कि जो खुदाई में मिले जीवाश्म या पत्थर के औजार या चित्रकारियाँ जैसी अन्य चीज़ें वास्तव में मनुष्य के आदिकालीन रूपों से संबंध रखती थी या नहीं रखती थी। उनसे वो मानने को तैयार नहीं थे। क्यों नहीं थे, वर्तमान में भी देखते हैं कि अधिकतर लोगों का जो नजरिया वो धार्मिक रूप से ज़्यादा है, जो रूढ़िवादी धार्मिक परंपरा है उससे संबंध रखते हैं। जैसे विद्वानों की हिचकिचाहट, यानी एक समस्या क्या थी, विद्वान क्यों नहीं मानते थे, उसमें आमतौर पर बाइबल के ओल्ड टेस्टामेंट, बाइबल के 2 भाग है, ओल्ड टेस्टामेंट और न्यू टेस्टामेंट। तो उनमें ओल्ड टेस्टामेंट के अंदर एक कहानी लिखी हुई है जिसमें सृष्टि रचना की हमें क्या लिखी हुई है, जानकारी लिखी है। इनके बारे में हम आगे देखेंगे, ओल्ड टेस्टामेंट और न्यू टेस्टामेंट क्या है, जब आगे वाले पार्ट के अंदर इस्लाम धर्म और ईसाई धर्म इन सब के बारे में हम समझेंगे, तब वहाँ पर आपको इसके बारे में डिटेल से बताऊँगा। तो वहाँ पर क्या है, ओल्ड टेस्टामेंट में एक ऐसी कहानी दी गई है जिसमें बताया कि परमेश्वर ने इस सृष्टि की रचना करते समय अन्य प्राणियों के साथ साथ में मनुष्य को भी बनाया। यानी परमेश्वर ने क्या किया, सभी जीव जंतुओं, पेड़ पौधों और मनुष्य, उनका क्या बनाया, सबका एक एक जोड़ा बनाया। और वैसे ही हम देखते हैं कि इस बाइबल के ओल्ड टेस्टामेंट के अंदर जो जेनेसिस, जिसके अंदर सृष्टि रचना का जो पार्ट है, उसके अंदर ये भी बताया गया है कि मानव जो ईश्वर है या परमेश्वर है, उसने 6 दिन में सृष्टि की रचना कर दी थी। क्या कर दी थी, 6 दिन में इसको सबको बताया, और 7वें दिन उसने क्या किया, सारी सृष्टि का अवलोकन किया, उसने किस तरीके से बनाया। और उसने कहा कि मानव की भी उत्पत्ति ईश्वर ने नर नारी रूप में की थी, यानी नर और नारी के रूप में की थी, जिसमें उसने कहा था, उसने किसको बनाया था, आदम और हवा को बनाया था। आदम जो पुरुष था और हवा उसमें क्या थी, औरत थी, इसके बताया। और
प्रारंभ में ये भी क्या थे, नग्न थे। यानी यहाँ पर बताया गया ये वस्त्र वगैरह नहीं पहनते थे, उन्हें एक फलदार जो वह पेड़ लगे थे उस बगीचे के अंदर इनको रखा गया था। और जिस बगीचे के अंदर क्या था, अन्य जो विभिन्न फलों के जो जिसमें अमर होने वाले ऐसे भी फल थे, ऐसे भी कुछ फल लगे हुए थे। लेकिन कोई व्यक्ति इनके पास आता था और इनसे कहता था कि आप इनके जो नीचे गिरे हुए फलों को ही खाना, और जो इस जो वाटिका, इस वाटिका के जो बीच में पेड़ है उनके ऊपर जो फल लगे उन्हें आप मत खाना। और ऐसी कुछ कहानी मिलती है। और बाद में ये कहते हैं कि सर्प आता है और वो इनको क्या कर देता है, इनको डरा देता है कि ये जो जिसे ये ईश्वर मानते थे कि वो आता है ना, तो वो क्या करता है कि आपको गलत ज्ञान देता है, कि आपको इसलिए मना करता है कि जो इसमें बीच में जो पेड़ है, इस पेड़ के ऊपर जो फल लगे हुए हैं वो फल अगर आप खाओगे तो आपको भले और बुरे का क्या हो जाएगा, ज्ञान हो जाएगा। तो इस सर्प द्वारा उकसाने पर हवा के कहने के कारण आदम और हवा ने क्या कर लिए, ये फल खा लिए। और फल खाने के बाद जब वो देव पुरुष या जो देवदूत जिसे भी कहते हैं वो आया, तो आते ही तो उसने देखा कि उस बगीचे में आदम और हवा नहीं है, क्योंकि वो पेड़ जो फल खाने से उन्हें भले और बुरे का ज्ञान हो गया, वो कहीं छिप गए थे क्योंकि वो निर्वस्त्र थे। जब उस देव ने पूछा कि आदम और हवा कहाँ हो, तो उन्होंने कहा हम छिप गए हैं क्योंकि हम नग्न हैं, इसलिए आपके सामने नहीं आ सकते। तो उस देव पुरुष ने कहा था कि मैंने जिन फलों को आपको मना किया था वो क्या फल आपने खा लिए? तो आदम बोला कि काफ़ी हिचकिचाहट के बाद बोला हाँ खा लिए, लेकिन हमें एक सर्प आया था, उस सर्प ने हमें बहका दिया और हवा के कहने के कारण उसे खा लिया। तो ऐसी कथा मिलती है। और जिसमें और भी ये बाइबल के अंदर जेनेसिस के अंदर मिलता है कि ईश्वर ने जो क्या करते हैं, पेड़ पौधे वगैरह छोटे छोटे बीज वाले फलदार वृक्ष भी जो इस मनुष्य के खाने के लिए क्या किए, उत्पन्न किए। और जानवरों के खाने के लिए क्या किए, घास वगैरह हैं और कुछ ऐसे जो छोटे झाड़ी टाइप के पेड़ पौधे हैं वो भी मानव ने क्या किया, अपने परमेश्वर ने क्या किए, उत्पन्न किए। तो ऐसी जानकारी थी। तो इस जानकारी को जो है उस समय के विद्वान माना करते थे। और विद्वानों की ऐसी हिचकिचाहट का एक उदाहरण देखिए। अगस्त 1856 में एक मजदूर जो जर्मनी के डेसेल्डॉर्फ नगर के जो नीडरथल घाटी, जो होमो नीडरथल है, वो इसी घाटी के मानव को कहा जाता है जहाँ से ये प्राप्त हुआ, क्योंकि बाद में मानव का नाम जिस घाटी से उसके अवशेष मिले उस घाटी के आधार पर उस मानव का नामकरण कर दिया। जो नीडरथल घाटी, इससे जो मानव मिला तो उसे होमो नीडरथल कहा जाने लगा, जिसका मानचित्र 2 और पृष्ठ 18 पर हम देखेंगे आगे। अभी में चूने के पत्थरों की खान की खुदाई कर रहे थे तो उन्हें एक खोपड़ी और अस्थि पंजर की क्या मिले, कुछ टुकड़े मिले। ये चीजें एक स्थानीय जो स्कूली शिक्षक है कार्ल फुलरोट, यहाँ पर हम आगे देखेंगे, उनको सौंप दी गई, जो एक प्राकृतिक इतिहासज्ञ थे। जांच के बाद उन्होंने पाया कि इस खोपड़ी जो आधुनिक मानव की नहीं थी। उन्होंने देखा कि ये खोपड़ी आधुनिक मानव की खोपड़ी से मिलती जुलती नहीं है। फिर उन्होंने प्लास्टर से उस खोपड़ी का ढांचा बनाया और उसे बॉन, जो जर्मनी का विश्वविद्यालय कि शरीर रचना विज्ञान के एक प्रोफेसर सरमन सब होसेन के पास भेज दिया, ताकि वो इसके बारे में अधिक और भी जानकारी प्राप्त कर पाए कि ये खोपड़ी किसकी है, क्योंकि आधुनिक मानव की थी ये है नहीं। अगले ही वर्ष उन्होंने मिलकर के एक शोध पत्र प्रकाशित किया। उन्होंने ये दावा किया कि ये खोपड़ी एक ऐसे मानव की जो अब अस्तित्व में नहीं थे, बहुत लंबे समय पहले अस्तित्व में रहा था। वर्तमान में इसकी प्रजाति क्या है, लुप्त हो चुकी है। उस समय तो विद्वानों ने, यानी काफ़ी विद्वान जो थे, वो इस बात को मानने को तैयार नहीं थे। उनके इस दावे को स्वीकार नहीं किया कि ये खोपड़ी किसी ऐसे मानव की थी जो पहले रहा होगा। वो इस दावे को नहीं स्वीकार और घोषित कर दिया कि खोपड़ी एक ऐसे व्यक्ति है जो बहुत बाद के समय में हुआ था। मतलब वो प्राचीन जो समय था उसमें नहीं मानते, ये क्या बहुत बाद के समय में हुआ था, उस मानव की थी। मनुष्य के कर्मिक जो विकास के अध्ययन में एक युगांतरकारी, यानी जो समय के बदलाव वाली, युग बदलने वाली जो घटना है, वो 24 नवंबर 1859 को घटी, जब मनुष्य की उत्पत्ति के विषय में चार्ल्स डार्विन की पुस्तक थी। बहुत बढ़िया पुस्तक, इसको आपको याद करना है। इसका नाम भी ऑन दी ओरिजिन ऑफ स्पीसीज, यानी जो प्रजातियों का जो इतिहास है उसके बारे में उन्होंने लिखा था, प्रकाशित हुई थी। इस पुस्तक के प्रथम संस्करण की प्रतियां जो 1250 प्रतियां प्रकाशित की गई थी, वो प्रकाशन के दिन ही हाथों हाथ बिक गई, क्योंकि इसके अंदर मानव की उत्पत्ति का विकास का क्रम था। जैसा मैंने आपको शुरुआत में फोटो दिखाया था साइड में, कि मानव किस तरीके से 4 पैरों पर चल रहा था, फिर 2 पैरों पर चलने को खड़ा हुआ, फिर शिकारी संग्राहक अवस्था के अंदर वो पहुंचा था, उससे आधुनिकरण की तरफ आगे बढ़ा था। तो वो सने सने धीरे धीरे विकास की जो अवस्था है वो चार्ल्स डार्विन ने दी थी। चार्ल्स डार्विन ने उत्तरजीविता का भी सिद्धांत दिया था, यानी योग्यतम प्रजाति होती है वही क्या होती है, जीवित रहती है, और बाकी क्या हो जाती है, नष्ट हो जाती है।
डार्विन ने इस पुस्तक में ये दलील दी कि मानव बहुत समय पहले जानवरों से ही क्रमिक रूप से यानी स्टेप बाय स्टेप वो क्या हुआ विकसित होकर वर्तमान रूप में आया था। तो उसने जो विद्वानों की जो प्राचीन बातें थी उनसे जैसे धार्मिक ग्रंथों के अंदर उन्होंने लिखा था उस बात को उसने स्वीकार नहीं किया था। यहाँ पर आप एक खोपड़ी देख रहे हैं, ये वाली खोपड़ी है, ये नींडरथल मानव की खोपड़ी है जो नींडरथल घाटी के अंदर मिली है। कुछ लोगों ने इस खोपड़ी की पुरानता को स्वीकार नहीं किया, यानी इतनी जो प्राचीन हो सकती है ये स्वीकार नहीं किया और ये बताया कि ये खोपड़ी तो किसी मूर्ख या जड़ बुद्धि प्राणी की है, जिसकी क्या है, जिसमें बुद्धि बिल्कुल नहीं है, दिमाग नहीं, ऐसे प्राणी की उन्होंने बताया। यानी उन्होंने किसी मानव की खोपड़ी इसको बताने से इनकार कर लिया, लेकिन बाद में चल करके सभी लोगों ने इसको क्या कर लिया था, स्वीकार कर लिया था। तो आज के पार्ट में इतने, नेक्स्ट जो पार्ट है उसमें मानव विकास की जो कर्मिक कहानी है उस कहानी को हम बिल्कुल ही अच्छे तरीके से पढ़ेंगे, जिसमें आधुनिक मानव के पूर्वज कौन थे, वानर के बारे में हमने यहाँ जान लिया, फिर ऑस्ट्रेलोपिथेकस, होमो सैपियंस वगैरह हैं, इन सब के बारे में हम डिटेल वाइज समझने का प्रयास करेंगे। तो कैसा लगा आज का पार्ट कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं। चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।